गगन गोवा के रिसोर्ट में मैनेजर था। वैसे तो वो दिल्ली का रहने वाला था, लेकिन नौकरी के सिलसिले में अब वो गोवा आ गया था। गोवा में रहते हुए उसे वहीं की एक गरीब लड़की अंकिता से प्यार हो गया। अंकिता एक अनाथ लड़की थी। उसके माता पिता की कई साल पहले मौत हो चुकी थी। उनकी मौत के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, लेकिन वो उस पर काफी जुल्म करते थे, जिस कारण वो काफी उदास रहती थी। और उसकी उदासी को दूर करने के लिए गगन हमेशा उसके साथ हंसी मजाक करता था। दोनों में हंसी मजाक करते करते कब प्यार हो गया उन्हें समझ ही नहीं आया। फिर एक रोज दोनों ने शादी कर ली और वो वापस अपने शहर दिल्ली आ गया। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं आया था, बल्कि अपने साथ अंकिता को भी लाया था। गगन उसे लेकर अपने घर पहुंचा तो सब उसे देखकर हैरान रह गए। मेरा बच्चा कितने साल बाद आया है, कैसा है? और ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ ये अंकिता है और ये आपकी बहू है। हम दोनों ने शादी कर ली है। माँ ये अनाथ थी और इसके चाचा चाची उस पर खूब अत्याचार करते थे, इससे घर का सारा काम लेते थे। एक रोज तो ये बेचारी आत्महत्या के लिए जाने लगी थी, तब मैंने इसे रोक लिया। फिर वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई, फिर प्यार और हमने शादी कर ली। इसके बाद अंकिता रोने लगी। तभी गगन के परिवार वाले अनाथ अंकिता को अपना लेते हैं। अगली सुबह, अंकिता बहू, आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है, तो तुम्हें जो भी आता है वही बना लो। जी माँ जी। अंकिता जल्दी से रसोई में जाती है और सबके लिए हलवा बनाकर ले आती है। सबको उसके हाथ का हलवा खूब पसंद आता है। और फिर एक रोज जब वो रसोई में जाती है, क्या बनाऊं? ऐसा करती हूँ मछली चावल बना लेती हूँ, लेकिन मछली तो घर पर होगी नहीं। ऐसा करती हूँ बाजार से ले आती हूँ। अंकिता मछली लेने बाजार चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वो ताजी मछली लेकर घर लौटती है और मछली चावल बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो मछली चावल लेकर बाहर आ जाती है। ये देख उसके सास ससुर और ननद गुस्सा हो जाते हैं। अरे तुझे कुछ पता नहीं था तो कम से कम कुछ पूछ ही लेती। बहू, हमारे यहाँ मछली नहीं बनती, हम ये सब नहीं खाते। जी माफ करना पापा जी, मुझे नहीं पता था। हमारे यहाँ तो सब यही खाते हैं। ये हमारे गोवा का सबसे पसंदीदा खाना है। लेकिन ये तेरा गोवा नहीं है, समझी? आज के बाद ये सब मत बनाना मेरे घर में। वो बात कर ही रहे थे कि तभी गांव का एक आदमी भागते हुए उनके घर आता है। अरे सुमित्रा काकी, जल्दी चलिए, आपके बेटे गगन का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं। और फिर वो सब खूब रोते हैं। उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर जैसे ही उसकी 13वीं पूरी होती है तो सुमित्रा रोते रोते अंकिता को घर से बाहर निकाल देती है। नहीं माँ जी, मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं अनाथ कहाँ जाऊंगी। लेकिन सुमित्रा उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। अंकिता रोते रोते घर से निकल जाती है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, और मेरे ससुराल वालों का गुजारा कैसे होगा? सारा घर तो गगन जी की कमाई से चलता था। वो चलते चलते एक ढाबे पर पहुंच जाती है। वो ढाबा एक बूढ़े बाबा का था, जिन्हें वो अपनी सारी परेशानी सुनाती है और उनसे काम मांगती है। बाबा, बाबा मुझे कुछ काम दे दो। बेटिया, इतनी छोटी उम्र में कैसे तुझ पर इतनी मुसीबतों का पहाड़ गिर गया? वैसे तो मेरे पास कुछ ज्यादा काम नहीं है। मैं बूढ़ा अकेला ही जैसे तैसे ढाबा चलाता हूँ, लेकिन इन बूढ़ी हड्डियों में भी इतनी जान नहीं जो खाना बना पाए। और अब मेरे हाथों में वो स्वाद भी नहीं रहा, जिस कारण ग्राहक भी ज्यादा नहीं आ पाते। इसलिए मैं कब से खाना बनाने वाले की तलाश कर रहा था। क्या तुम मेरे ढाबे पर खाना बनाने का काम करोगी? मैं तुम्हें महीने के 15,000 दूंगा और काम अच्छा चला तो और दाम बढ़ा दूंगा। वैसे तुझे सबसे अच्छा क्या बनाना आता है? 15,000? ठीक है बाबा, और मैं ना मछली चावल बहुत अच्छे बना लेती हूँ। अगले दिन से अंकिता मछली चावल बनाने लगी। अंकिता के हाथ के मछली चावल ग्राहकों को इतने पसंद आए कि अब बाबा के ढाबे पर लोगों की भीड़ लगने लगी। इसके साथ साथ रात को अंकिता वही उस ढाबे पर ही सोती थी। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। अब जैसे ही उसका काम बढ़ने लगा, बाबा की कमाई अच्छी हुई तो उन्होंने अंकिता की तनख्वाह भी 25,000 कर दी। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। उधर अंकिता के ससुराल वालों का अब बुरा हाल होने लगा। उनके पास जितना पैसा था वो अब खत्म हो चुका था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, घर का गुजारा कैसे चलेगा? मुझे बूढ़े आदमी को भी कोई काम नहीं दे रहा, घर में राशन ना के बराबर बचा है। बाबूजी, मैं कोई काम ढूंढूं क्या? थोड़े पैसे आएंगे तो घर चल पड़ेगा। लेकिन उनको भी कोई काम नहीं मिलता। एक रोज, बाबा आप ये पैसे ले जाकर मेरे ससुराल वालों को दे दीजिएगा और उनसे ये कहना कि ये पैसे गगन की कंपनी वालों ने भेजे हैं।
और उनको बोलना कि उनकी कंपनी वाले हर महीने उन्हें 20,000 देंगे। बेटी, उन्होंने तेरे साथ कितना कुछ किया, फिर भी तू सचमुच बहुत अच्छी है। बाबा ने बिल्कुल वैसा ही किया। मेरा बेटा जीते जी तो हमारा ख्याल रखता ही था, मरने के बाद भी हमारा ख्याल रख रहा है। कुछ दिन बाद वो तीनों उस ढाबे पर खाना खाने आते हैं तो वहाँ अपनी बहू को देख सुमित्रा उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। यही औकात है तेरी गुलामी करने की, ऐसे ही मरेगी तू एक दिन, देखना। अरे बस करो, कैसे इंसान हो तुम, जिसकी वजह से पेट भर रहे हो उसी को इतना सुना रहे हो। अरे यही हर महीने तुम्हें वो 20,000 भेजती है, जिसका राशन पानी तुम खा रहे हो। वो पैसे मुझे यही देती थी अपनी पगार में से, ताकि आप लोग भूखे ना रहें। बहू हमें माफ कर दे, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने हमारे लिए कितना कुछ किया और हम तुझे भला बुरा कहते रहे। माँ जी, क्या मेरा कोई हक नहीं है आप पर? जिस इंसान ने मुझे इतना प्यार दिया, जिंदगी की अहमियत सिखाई, उसके परिवार को मैं इतना दुखी कैसे देख सकती थी। अब वो अंकिता को खुशी खुशी अपने साथ घर ले आते हैं और उसके साथ प्यार से रहते हैं। पुनीत को चिकन खाने का बड़ा शौक है, लेकिन उसकी पत्नी मंजू शाकाहारी है। शादी से पहले मंजू ने पुनीत को बता दिया था, देखिए मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांस मछली नहीं खाती। अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बना सकती हो ना। मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। लेकिन सुहागरात के अगले दिन पुनीत की माँ का देहांत हो गया था। माँ की वजह से इस नल्ले पुनीत को पाल रहा था, अब इसे घर से निकालने का वक्त आ गया है। सही कहा, काम वाम कुछ आता तो है नहीं इसे, फालतू में पैसे लेता है बस। पुनीत और उसका बड़ा भाई रोहित एक साथ एक छोटा सा होटल चलाते थे। पुनीत को हिसाब किताब अच्छे से आता नहीं था। रोहित उससे हर एक छोटा बड़ा काम करवाता था और खुद बस बैठकर हिसाब किताब करता था। वो अपने भाई को हिस्सेदारी से निकालना चाहता था, लेकिन उनकी माँ की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब माँ नहीं रही। पुनीत चल अपना सामान ले और निकल जा इस घर से। निकल जाऊं? लेकिन कहाँ जाऊंगा भैया? अरे मुझे क्या पता, जहां मर्जी चला जा, लेकिन इस घर में तुझे और तेरी बीवी को जगह नहीं मिलेगी, समझा? मंजू ने रोते हुए अपनी जेठानी का पैर पकड़ लिया। दया कीजिए दीदी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ जाऊंगी? इस बैल बुद्धि से शादी ही क्यों की? इसके दिमाग में गोबर है गोबर, कुछ काम धंधा आता नहीं है इसे। फालतू में हर महीने पैसा मिलता है इसे, लेकिन और नहीं। निकल जाओ यहाँ से। रोहित और शीतल ने मिलकर पुनीत और मंजू को घर से निकाल दिया। शीतल ने बस अपने लिए कुछ साड़ी ले ली और खाना बनाने के लिए उसे बस एक हांडी और एक चम्मच मिला। दीदी, एक हांडी और एक चम्मच से मैं खाना कैसे बनाऊंगी? साथ में और कुछ तो दे दो। अरे जा जा, ऐसा क्या बनाएगी तू, इतने सारे बर्तन लगेंगे, खाना तो तुझे सूखे चावल ही है, इसमें ही हो जाएगा। एक हांडी में क्या क्या बन सकता है ये शायद शीतल को पता होता, तब शायद वो हांडी भी ना देती। जो भी मिला उसे समेटकर पुनीत और मंजू नए घर की तलाश में निकल गए। मंजू माफ कर दो मुझे, मेरी वजह से शादी के बाद ही तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इसमें आपकी क्या गलती है जी? आपको कैसे पता होता कि आपका बड़ा भाई और भाभी ये सब करने वाले हैं? असल में बचपन से ही मैं बाल बुद्धि हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। भैया हमेशा मुझे डांटते थे, सिर्फ माँ मुझसे प्यार करती थी। माँ की वजह से ही सब कुछ सही चल रहा था। कोई बात नहीं जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा मंजू? न मेरे पास पैसे हैं और ना ही घर, हम कहाँ रहेंगे? क्यों? फुटपाथ पर कितने सारे लोग रहते हैं, हम भी रहेंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? अभी हम भीख मांगेंगे, बाद में देखा जाएगा। मंजू ने फुटपाथ पर लकड़ी और अपनी साड़ियों से एक तंबू जैसा बना लिया और उसी के अंदर दोनों रहने लगे। अगले दिन सुबह पति पत्नी भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हम बहुत गरीब हैं साहब, पैसे दे दो साहब। लेकिन दोनों जवान पति पत्नी को देखकर लोग बोलने लगे, ये देखो देखो इन्हें, इनको बस मुफ्त का खाना चाहिए, हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अरे भाई कोई काम क्यों नहीं करता तू है? हमें काम कौन देगा साहब, आप देंगे? नहीं नहीं, मेरे पास काम नहीं है, लेकिन काम तो कहीं भी मिल जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन असली वक्त पर सभी कट लेते हैं। वो आदमी भी वहां से चला गया। लेकिन मंजू और पुनीत को अपना पेट भरना था। पास ही में बंटी नाम का 15 साल का लड़का भीख मांगता था। उससे मंजू और पुनीत की दोस्ती हो गई। बंटी कभी पाव तो कभी रोटी लाकर मंजू और पुनीत को खिलाने लगा। भाई ऐसे ही कोई भीख नहीं देता, उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, एक्टिंग। अच्छा वो कैसे?
कभी लंगड़ा होने की एक्टिंग करो तो कभी अंधे होने की। मैं तो यही करता हूँ। पुनीत को यह आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन पुनीत बंटी के साथ अंधा बनकर भीख मांगने गया और आज उसे पूरे 400 रुपए भीख में मिले। मंजू खुश हो गई। अरे बंटी, तुझ में तो बहुत अकल है, तेरी वजह से आज हमें इतना पैसा मिला। बोल तुझे क्या खाना है? मैंने बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। मैं चिकन लाता हूँ। लेकिन कढ़ाई नहीं है। अच्छा ठीक है, ले आइए, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। पुनीत 1 किलो चिकन ले आया और मंजू लकड़ियों के चूल्हे पर हांडी चढ़ा देती है और उसने उसमें चिकन डाल दिया। हांडी में चिकन कैसे बनेगा? पता नहीं, कोशिश करती हूँ। और कुछ है भी तो नहीं। मंजू ने उसी के अंदर अदरक, लहसुन, नमक और सरसों का तेल, हल्दी और मिर्च डालकर अच्छे से मिला दिया और धीमी आंच पर पकाने लगी। घंटों भर चिकन पकने के बाद मंजू ने हांडी का ढक्कन खोला और उसमें से इतनी अच्छी स्मेल आई कि मंजू के मुंह में भी पानी आ गया। अरे वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार चिकन बनाया है। स्मेल तो बढ़िया लग रही है। आज खा के भी देख लो मंजू, वैसे भी और कुछ नहीं है। मंजू ने जल्दी जल्दी चावल पकाया और तीनों ने मिलकर हांडी में बना हुआ चिकन खाया। अरे वाह, टेस्ट भी तो बढ़िया है। हाँ मंजू चाची, आपने क्या चिकन बनाया है? ऐसा चिकन मैंने कभी नहीं खाया। मैं भी। हांडी में इतना अच्छा चिकन बनता है, ये मुझे पता नहीं था। 1 किलो चिकन तीनों मिलकर खत्म कर देते हैं। मंजू चाची, आपने इतना अच्छा हांडी चिकन बनाया है, आप यही हांडी चिकन बेचती क्यों नहीं हो? अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा। लोग एक ही तरह का चिकन खाते खाते बोर हो गए। लोगों को ये हांडी चिकन बहुत पसंद आएगा। लेकिन उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत है। बड़ी हांडी चाहिए, चूल्हे के लिए लकड़ी चाहिए, बर्तन चाहिए। कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है। कहाँ से आएगा पैसा? मैं दूंगा ना। भीख मांग मांग कर बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं मैंने। इसी व्यापार में लगा देता हूँ पैसा। आप मुझे पार्टनर बना लेना। अगले ही दिन से मंजू ने हांडी चिकन बनाना शुरू कर दिया। हांडी चिकन की स्मेल से ही लोग आने लगे। मंजू फुटपाथ पर बैठकर हांडी चिकन बनाने लगी। बंटी और पुनीत लोगों को खिलाने लगे। इसी तरह वो दुकान फुटपाथ हांडी चिकन के नाम से फेमस हो गई। जिस आदमी ने पुनीत और मंजू को कुछ काम करने की सलाह दी थी, वो एक दिन खाने आया और हांडी चिकन खाकर उसने बहुत तारीफ की। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया भाई, है? बहुत स्वादिष्ट चिकन था ये। वाह। इसी तरह 1 साल के अंदर उन लोगों ने दुकान खड़ा कर दी। बंटी उन दोनों के साथ ही रहने लगा। उधर रोहित के होटल में धंधा बंद होने की कगार पर आ गया, क्योंकि पुनीत ही सारा काम संभालता था। सभी कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें खुश रखता था। लेकिन रोहित वो नहीं कर पाया और होटल बंद हो गया। और 1 साल बाद पुनीत ने उस होटल को भी खरीद लिया। और इसी तरह हांडी चिकन बेचकर पुनीत, मंजू और बंटी अमीर हो गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।